सिविल वॉर के चलते यहाँ इतना वायलेंस होता है भाई कि लगभग 2.5 लाख लोग मर जाते हैं इस देश के, जो कि इस देश की 8% पॉपुलेशन थी। इस स्विमिंग पूल में भाई ईदी अमीन, जो कि युगांडा के प्रेसिडेंट, हु इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल लीडर्स इन हिस्ट्री, वो यहाँ पे अपनी बंदूक के साथ तैरे थे। भाई यहाँ गंजे की बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। आप गोरे हो, ब्राउन हो, कुछ भी हो, अगर आप काले नहीं हो और अफ्रीका के नहीं हो तो आप लाइबेरिया के सिटीजन कभी भी नहीं बन सकते। रिवर्स रेसिज्म आप इसे कह सकते हो। आप ये देखेंगे इसका घूंघट हटा के कि यही असली दुल्हन है ही नहीं है। कोई बीमारी नहीं है, लड़की बोलती है नहीं मुझे बीमारी नहीं है। फिर लड़के से पूछा जाता है, लड़के कोई बीमारी नहीं थी। फिर बोला जाता है कि हमारी लड़की को तुम एक्सेप्ट करते हो, वो बोलते हैं हाँ करते हैं। भाई जैसे वो समझ लो अपने इंडिया में गाँव की शादी में अंग्रेज आ जाए, उसी तरह इनकी शादी में मान लो हम आए हुए थे। Please look at this man. Don't beat on her. Don't harm her. The man is a lawyer. ये सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके बाद में फिर लड़की की फैमिली वाले बोलते हैं कि भी हमारी लड़की का ख्याल रखना। बोलते हैं कि भी हम आपको डरा नहीं रहे, बस वार्न कर रहे हैं, हमारी बेटी को पीटना मत, कोई भी बात हुई तो पहले हमसे बात करना। भाई गाड़ी से हम चल पड़े। मेरे साथ मेरा दोस्त बाबकेन आ गया, जो कि बेल्जियम से है। इंटरेस्टिंगली मेरी और बाबकेन की बातें होती रहती थी बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये भी वर्ल्ड ट्रैवलर है एक। तो जब मैं गिनी बिसाऊ गया था, एक गोरिल्ला हॉस्टल में रुका था मैं, तब बाबकेन ने मेरी मदद करी थी उधर जाने के लिए और सारे अरेंजमेंट के लिए। तो आज फाइनली लेकिन हम मिले लाइबेरिया में, मोनरोविया में। बाबकेन 26 साल के 120 देश घूम चुका, मेरे से ज़्यादा ट्रैवल करके इसना लगी। पर हाँ, पासपोर्ट इसके पास 2 है, एक यूरोपियन भी है और वैसे ही अर्मेनियन है। अब फिलहाल हम जाने लग रहे हैं शायद एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे। चल के आपको दिखाता हूँ। एक अबैंडन्ड होटल है, जो कि मतलब एकदम 5 स्टार होटल था पहले, अभी फिलहाल काफ़ी सालों से वो एकदम खाली पड़ा है, उसके कमरे वगैरह और बुरी हालत है उसकी। वो चल के आपको दिखाते हैं। वो वैसे एक हाईलाइट है मोनरोविया की, ज़्यादा लोग जाते नहीं क्योंकि ये प्रमोट नहीं करते उसे, क्योंकि खाली पड़ा है अब तो, खंडर है वहाँ पे बिल्कुल भी। पर चल के अपन देखते हैं। ये इनका सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट है। कैपिटल हिल जस्ट लाइक द यूएस। ये भाई इनका मेन एरिया है और इसे बोलते हैं कैपिटल हिल। इवन यूएस में भी वॉशिंगटन डीसी में जिधर सारी उनकी मेन चीज़ें हैं कैपिटल सिटी में, उन्हीं नामों पे इन्होंने यहाँ पे नाम रख रखे हैं। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कितने ज़्यादा कनेक्शन है अमेरिका से, कितनी सिमिलैरिटीज़ है। झंडा भी इनका वैसे ही। और आपने साथ ही में देखा हो कि ना इंग्लिश बोल रहे थे लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रही थी। वो रीज़न ये था कि इनकी लोकल क्रियोल थी, वो कोलोकुआ बोलते हैं यहाँ पे, जो कि इंडिजिनस लैंग्वेजेस के, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वर्ड्स लेके उसका एक डायलेक्ट सा इंग्लिश बेस्ड क्रियोल बना रखी है। फिर उसे ट्रांसलेट भी कर रहे थे, क्योंकि जो लड़की थी वो दूसरी जगह से थी, दूसरी काउंटी से आई थी, तो इन दोनों के डायलेक्ट्स एग्जैक्टली सेम नहीं थे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किए जा रहे थे। होटल वाह भाई, ये देखो नज़ारा यहाँ से कुछ। ये हम होटल में एंटर करने लग रहे हैं। यहाँ से ना आप बेसिकली पूरा शहर देख सकते हो, पूरे शहर की निगरानी करते हो। लगा लो वॉच टावर ही था ये होटल एक तरह से। ये होटल भाई 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2024 चल रहा है। मतलब 1960 के हिसाब से देखो, मेरे ख्याल 8 मंजिला होटल है और 120 के करीब इसमें रूम्स थे। और लाइबेरिया जैसे देश में उस टाइम कितनी ज़्यादा लग्जरी होती होगी यार इस होटल में, इसके आगे से गुजरना भी। अभी चल के होटल देखते हैं। डुकोर होटल, द फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। बाकी भाई मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यहाँ पे आना ना मतलब ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, आसपास खतरा है। यहाँ पे सारे मतलब नशे करने वाले लोग रहते हैं अब, क्योंकि होटल तो फंक्शन है नहीं। होटल का गेट इन्होंने कर रखा है बंद और बोल रहे हैं कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी। और बाकी नज़ारा देखो इधर से। इट वॉज वन ऑफ द फ्यू 5 स्टार होटल्स इन एंटायर अफ्रीका। पूरे अफ्रीका में गिने चुने 5 स्टार होटल थे और उनमें से था, और ये वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था। ये तो पार्किंग है सिर्फ इसकी इतनी बड़ी, और मेन होटल तो उधर पीछे है। वो देखो 8 तो फ्लोर्स थे कमरों के। इस होटल की भाई जब इनॉग्रेशन हुई थी ना, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था वो। गिनी के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, बड़े बड़े लीडर्स आए थे दुनिया के, सिर्फ इसकी इनॉग्रेशन। भाई होटल में एंट्री की सेटिंग बिठा रहे हैं। इतने भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ खाने का ले रहा हूँ। यहाँ बिस्किट है तरह तरह के, शायद ओमान वगैरह में से बन के आते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन यार कौन से लूँ क्या लूँ। एक ऑलरेडी ये ले चुका था मैं, ये थे 50 लिबर्टी के, यानी कि इंडिया के 20 रुपये के 3 बिस्कुट थे भाई इसमें। भाई यहाँ गंजे की बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये बोल रहे फिल्मिंग अलाउड नहीं है, ना फोटो लेनी ना वीडियो बनानी, पर मैं बना रहा हूँ छुपके से कैसे भी। वो देखो वैसे तो होटल के साथ लोग बैठे हैं वहाँ पे पेड़ के सारे,
लोकल ही है सारे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये आ गया होटल भाई, स्विमिंग पूल की कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये देखो होटल में ही पर्सनल होटल का ये था बास्केटबॉल कोर्ट, जिधर अभी बच्चे खेल रहे हैं। वो देखो लड़का हाथ कर रहा है। ये बास्केटबॉल कोर्ट होटल का, और उधर टेनिस कोर्ट है। अफ्रीका के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे ना, उनकी मीटिंग्स होती थी भाई इस होटल में। और ये जो स्विमिंग पूल जो आप देख रहे हो ना, इस स्विमिंग पूल में भाई ईदी अमीन, जो कि युगांडा के प्रेसिडेंट थे और हु इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल लीडर्स इन हिस्ट्री, वो यहाँ पे अपनी बंदूक के साथ तैरे थे इस स्विमिंग पूल में। ये है भाई फट्टा पूल में कूदने का। और ये पूल जिसमें अभी कचरा पड़ा है, देखना भाई, देखना यार कितना मैसिव होटल है। इमेजिन कर सकते हो अफ्रीका में कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि आज से 55 साल पहले बनी थी यार, 8 मंजिला, देखना। और अभी इसका क्या हो रखा है, क्यों रखा है, कैसे रखा है, सब बताऊंगा आपको, अभी रुक जाओ। आइवरी कोस्ट का प्रेसिडेंट जब इधर आया था ना इस होटल में, तो वो इतना इंप्रेस हो गया था भाई, क्योंकि सारे बड़े बड़े लीडर्स आते थे अफ्रीका के यहाँ पे। उसने वापस जब आइवरी कोस्ट गया तो वहाँ बोला कि यहाँ भी एक ऐसा ही सेम होटल बनाओ अबिजान में। तो इसको कॉपी करके होटल इवोरे शायद बनाया गया था अबिजान में, आइवरी कोस्ट में। और यहाँ से भाई पूरा शहर दिखता है। इसके पीछे काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज भी है, पता नहीं ये कहानी सच है ही नहीं, कि क्योंकि यहाँ से पूरे शहर पे देखा जा सकता है, तो हो सकता है अमेरिका वालों का भी हाथ हो इसको डिस्ट्रॉय कराने में। अब मैं घुस गया भाई इस होटल के अंदर, मैसिव होटल के अंदर। ये देखो भाई बिल्कुल अबैंडन्ड है। देखना पहले ये हॉल होता होगा, इधर इनके रिसेप्शन या कुछ ना कुछ होता होगा। कितने बड़े बड़े, अभी इधर लोगों ने अलग अलग चित्र बना रखे हैं। बाहर ऐसे ही रैंडम लोग बैठे हैं, वो जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। इनको कोई रुकावट नहीं है, ये आगे बैठ सकते हैं कोई भी, पर हम नहीं आ सकते ना, हम फोटो खींच सकते ना वीडियो बना सकते हैं बाहर का कोई भी। दोस्तों अभी तक मैंने ना आपको इनकी कू की या फिर इनके सिविल वॉर की कहानी सुनाई नहीं है। तो दरअसल ना 1980 में शुरू हुआ था यहाँ पे सिविल वॉर कहा जाए तो। इनके प्रेसिडेंट को मार दिया गया था, और जो अमेरिको लाइबेरियन लोग थे वही हमेशा से इस देश पे राज करते आ रहे थे। तो यहाँ के नेटिव इंडिजिनस लोगों को बराबर हक नहीं मिलता था, ना ही उनको पॉलिटिकल पावर थी, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी थी। फिर भी जो अमेरिका से आए हुए स्लेव्स जिन्होंने देश बसाया था, वही सारी पावर्स रखते थे। और 1980 में ना प्रेसिडेंट को मार दिया गया। उसके बाद यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ा बहुत बड़ा। तो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स इसको मैनेज करते थे इस होटल को। और 1986 में शायद 80 में शायद सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, 86 में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम मैनेज नहीं कर सकते। और फाइनली 1989 में बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर भाई सिविल वॉर के टाइम पे यहाँ पे वायलेंस हुआ, भगदड़ मच गई, मारकाट होती थी। तो लोग यहाँ पे आए, सामान लूट के ले जाते थे, या फिर कोई भी यहाँ पे आके रहने लग गया। इस तरह की हरकतें बहुत हुई इस होटल में। अब भाई सिविल वॉर में इतना नुकसान हो गया था इस जगह का, देखा आपने कितनी टूट फूट हो चुकी थी। उसके बाद ना यहाँ पे आके स्लम से लोग रहने लगे, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले लोग इधर आके बस गए इस होटल में। फिर इधर भाई इनकी लिफ्ट होती होगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मेरी ख्याल पार्किंग में जा रही है, बेसमेंट में काफ़ी नीचे, और ऊपर भी कहाँ तक है देख लो भाई, हाल देखो। यूँ लग रहा है सीरिया में आ गया, जैसे सीरिया में गोस्ट टाउन्स थे ना, वैसा ही लग रहा है। पूरे शहर का नज़ारा है भाई यहाँ से, एक तरह से भाई वॉच टावर ही है ये। इससे ऊपर पॉइंट मुझे नहीं लगता पूरे शहर में, मोन्रोविया में कोई भी है। और लाइबेरिया कैपिटल सिटी वैसी है, तो पूरा शहर यहाँ से देख सकते हैं। देख लो एक एक गली, एक एक घर, गजब यार, क्या ही होटल होता होगा कसम से। जस्ट अभी हम निकल गए भाई होटल से, बहुत ज़्यादा वहाँ पे यार वो होने लग रही थी कन्फ्यूजन, इधर मत जाओ, वो मत करो, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, सिक्योरिटी वाले बोल रहे हमसे दूर रहो, फोटो नहीं आनी चाहिए, कोई भी कुछ नहीं करना। भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया था, इसकी बुरी हालत हो गई थी होटल की, लोग आके झुग्गियों से यहाँ पे बस गए थे, रहने लग गए थे। लेकिन फाइनली 2007 में जब सिचुएशन यहाँ स्टेबल हुई थी, 2003 में इधर पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बारे में बाद में बात करूँगा, सिविल वॉर और कू के बारे में। पर जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई देश में, सिविल वॉर खत्म हुआ, तो 2007 में लाइबेरिया गवर्नमेंट ने इधर जो भी लोग रह रहे थे उन्हें एविक्ट करा लिया, खाली करवा लिया उनसे, झुग्गी झोपड़ी के जो भी लोग थे। और 2008 में एक लीज एग्रीमेंट साइन किया लीबिया के साथ इस होटल का, कि भी लीबिया लीज पे ले ले इसे। और फिर लीबिया ने भी ये साफ़ करवाया, इसका जो भी खंडर था और ये जो भी इसके रूइंस थे, ये साफ वाफ करवाए, डेब्रिस। और 2010 में प्लान था इसको रेनोवेट करवाने का, किसी इटालियन आर्किटेक्चर से शायद इसका डिज़ाइन वगैरह भी सब फाइनल हो गया था, कि भी ये फाइनल करके ये इसको रेनोवेट करवा के इसकी बिडिंग कर देंगे। और ये प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा डिले होता रहा, लेकिन 2010 में करना था। और साथ में ही क्या हुआ कि लीबियाई गवर्नमेंट के साथ ना लाइबेरिया गवर्नमेंट के रिलेशंस भी ख़राब होते रहे गद्दाफी के टाइम। और 2011 में वहाँ पे सिविल वॉर लीबिया में ही छिड़ गया था, अरब स्प्रिंग आ गई थी, तो लीबिया में खुद वॉर छिड़ गया। उसके बाद से अबैंडन्ड ही पड़ा रह गया, कभी ठीक हुआ ही नहीं होटल, ना रेनोवेट हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ। तब से अब ये बस ऐसे पड़ा है, कोई से नहीं संभालता। और अब भी ये लीबिया के अंदर ही आता है। खैर झुग्गी झोपड़ी के लोग आसपास के आगे रहने लग गए और गांजा वांजा पी रहे थे, नशे कर रहे थे भाई लोग, ऐसा ही इलाका था मतलब।
अब भाई हम आ गए इधर टाउन में, मोनरोविया का जिस तरह 2 इलाके माने जाते हैं, एक तो सिंकोर जिधर अपन पहले थे, टाउन वाला एरिया है जिधर मोस्टली ज़्यादातर बिजनेसेस वगैरह है और शाम के टाइम जल्दी चीज़ें बंद हो जाती है। और यहाँ पे ना काफ़ी बिजनेसेस इंडियंस ने ओन कर रखे हैं, जैसे फार्मेसी भी है, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पे। पर इस देश में पता है एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, इधर ना रिवर्स रेसिज्म आप इसे कह सकते हो कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं बन सकते, और इनफैक्ट आप नहीं, कोई भी आदमी जो ब्लैक अफ्रीकन नहीं है वो इस देश का सिटीजन बन ही नहीं सकता। इकलौती ऐसी अफ्रीकन कंट्री है शायद ये जिधर ये चीज़ होती है, आप गोरे हो, ब्राउन हो, कुछ भी हो, अगर आप काले नहीं हो और अफ्रीका के नहीं हो तो आप लाइबेरिया के सिटीजन कभी भी नहीं बन सकते। तो लोग यहाँ पे लोकल लाइबेरियन से शादी करते हैं लड़कियों से, ताकि उन्हें आसानी हो बिजनेस में और प्रॉपर्टी खरीदने में, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि शायद उसके लिए भी आपको लाइबेरियन होना जरूरी है इधर प्रॉपर्टी लेने के लिए शायद। लेकिन अगर आपका बच्चा भी होता है वो भी पूरी तरह कंप्लीट ब्लैक अफ्रीकन नहीं है तो शायद उसे भी सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। ऐसा यहाँ पे बहुत रिवाज है, मतलब देखो एक तरह से रेसिज्म है पर रिवर्स है। यार मूड ऑफ हो गया सारा, मेरी जेब में ना $100 का नोट था, रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन निकाला और अभी देखा तो वो $100 का नोट भी रास्ते में गिर गया, कहीं किसी ने उठा लिया शायद, ये कहाँ गया अब तो यार, नुकसान हो गया 8,500 रुपये का। हाँ, रेसिज्म की बात करे थे अपन भाई, थोड़ा रिवर्स रेसिज्म है, मतलब आमतौर पे रेसिज्म होता है काली चमड़ी को लेके, यहाँ पे होता है गोरी के अगेंस्ट, कि अगर आप काले नहीं हो, अफ्रीकन नहीं हो तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। लाइबेरिया के बारे में बहुत सी और इन्फॉर्मेशन थी जो बतानी रह गई थी, कल मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि लगता कि बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना दी। तो लाइबेरिया भाई अलॉन्ग विद इथियोपिया इज वन ऑफ द ओनली 2 अफ्रीकन कंट्रीज टू मेंटेन इट्स सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द यूरोपियन कॉलोनियल रूल। जी हाँ, यूरोप के सिर्फ 7 देश, जो कि शायद बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इटली, हाँ ये 7 थे। इन 7 देशों ने पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रखा था भाई एक टाइम पे, मतलब कोई कंट्री किसी की कॉलोनी थी, कोई कंट्री फ्रेंच कॉलोनी थी, कोई ब्रिटिश थी। सिर्फ ये 2 कंट्रीज ऐसी है अफ्रीका की जो कॉलोनाइज नहीं हुई थी। हाँ, इथियोपिया पे शायद इटालियंस ने 5 साल ट्राई करा था ठीक से, पर वो कर नहीं पाए थे कॉलोनाइज, हालांकि ये एक ऑलमोस्ट अमेरिकन कॉलोनी थी। पर अफ्रीका में सिर्फ 2 कंट्रीज, आप देख सकते हो आज के दिन अफ्रीका में 54 कंट्रीज है। देखा जाए तो 7 यूरोपियन कंट्रीज आती है और पूरे अफ्रीका को एक्सेप्ट इथियोपिया एंड लाइबेरिया को कॉलोनाइज कर लिया था इन्होंने। और वर्ल्ड वॉर 2 में लाइबेरिया ने सपोर्ट करा था यूएस को अगेंस्ट जर्मनी, जिसकी वजह से अमेरिका ने यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट भी करी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाया, जिसकी वजह से इस देश की वेल्थ और इकोनॉमी में काफी मदद हुई ना। अब ये लोग थे, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि भी जो स्लेव्स लाए गए थे अमेरिका से, उन स्लेव्स ने आगे कंट्री फॉर्म करी थी लाइबेरिया। और हालांकि इधर की पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा थे ये, लेकिन इन्होंने अपनी खुद की सिस्टम और गवर्नमेंट बना ली बेस्ड ऑफ यूएस लेजिस्लेचर, और सारी पॉलिटिकल पावर जिनके पास होती थी। और जो लोकल यहाँ के नेटिव इंडिजिनस लोग थे ना आसपास के इस इलाके में, जंगलों में जो रहते थे, उनके पास कोई पावर नहीं होती थी। तो कई सालों तक ये अत्याचार चलता रहा। 1904 तक इधर के लोगों को बर्थ राइट सिटीजनशिप का भी हक नहीं था। इवन लाइबेरिया का जो प्रेसिडेंट होता था वो हमेशा अमेरिको लाइबेरियन बनता था। ये जो अमेरिको लाइबेरियंस थे, जो फ्रीड स्लेव्स आए थे अमेरिका से इधर लाइबेरिया में, यहाँ के लोकल आदमी को कोई भी पावर नहीं देते थे पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर फाइनली विलियम आर टोलबर्ट जो प्रेसिडेंट थे 1980 में, उनकी असैसिनेशन हो जाती है, उनको मार दिया जाता है सरकारी दफ्तर में घुस के, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिलिट्री कू होता है, सिविल वॉर होता है। उसके बाद भाई बहुत दंगे होते हैं, मतलब तब इस देश में इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई थी 1980 में। उससे पहले तो बहुत प्रॉस्परस देश था ये, अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में सबसे बढ़िया देशों में आता था ये। लोग यहाँ इन्वेस्ट करते थे, आप होटल देख के समझ ही गए भाई, उस टाइम इनकी औकात बढ़िया होती थी। 1980 में भाई यहाँ सिविल वॉर स्टार्ट होता है। सिविल वॉर के चलते यहाँ इतना वायलेंस होता है भाई कि लगभग 2.5 लाख लोग मर जाते हैं इस देश के, जो कि इस देश की 8% पॉपुलेशन थी। मतलब देश के 8% लोग मर ही गए सिविल वॉर में। उसके अलावा भाई 90% इनकी इकोनॉमी श्रिंक कर जाती है, इकोनॉमी खत्म हो जाती है बिल्कुल इस देश की। और पता नहीं कितने लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और ना मिलिट्री पता है क्या करती थी, जैसा मेरे को सुनने को मिला यहाँ लोगों से पूछती थी हाफ स्लीव या फुल स्लीव। हाफ स्लीव बोलते थे तो हाथ आधा काटती थी, फुल स्लीव बोलते थे तो पूरा हाथ काट देती थी। यहाँ भी कई भिखारियों के आपको हाथ पैर नहीं दिखेंगे लाइबेरिया में। उसका कारण ये सिविल वॉर के दौरान उनकी किसी की टांग काट दी पूरी, किसी का पूरा हाथ काट दिया, ऐसे रहता था। और 2003 तक भाई सिचुएशन यहाँ ऐसी रही, बिल्कुल अनस्टेबल, कभी दंगे हो रहे हैं, कू हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है। फाइनली जाके 2003 में पीस एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ के लोग बोलते हैं भाई कोई आ जाओ सरकार में, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अब हमें जीने दो, हमें नहीं मरना भाई, तुम्हें करप्शन करनी है, जो भी करना है हमें मतलब नहीं, बस हमें नॉर्मल जिंदगी जीनी। 2005 में फेयर इलेक्शंस के बाद पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूरे अफ्रीका की, वो लाइबेरिया की बनती है, एलन जॉनसन। और पूरे अफ्रीका में उससे पहले कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी होती। 2006 में वो चार्ज लेती है। यहाँ पे 6 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, 2 चार्ज उनके पास रहते हैं, 2006 से 2012, 2012 से 2018 भी। 2018 में इनके प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज वीए, जो कि पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर थे और पूरे अफ्रीका के इकलौते इंसान है किसी भी अफ्रीकन कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो जिन्होंने बैलन डोर जीता हो, मतलब ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर माना जाता है उन्हें। अफ्रीका से 1995 में जीता था, शायद 2 बार भी जीता हो, 1 बार तो मैं श्योर हूँ। फिर उसके बाद अभी दोबारा इलेक्शन होते हैं 2024 में 22 जनवरी को जोसेफ
बोआकाई, इनके नए प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट होते हैं और कोई दंगे नहीं हुए। पिछली वो लेडी थी एलन जॉनसन, वो भी चुपचाप जैसी इलेक्शन आती है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका में होता है ना, पहले तो इलेक्शन हार गए तो सीट नहीं छोड़ते, फिर और दंगे करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप उन्होंने अपनी सीट छोड़ी। उसके बाद जॉर्ज वी आए, उन्होंने भी छोड़ी। अब नए प्रेसिडेंट आए, सारी चीज़ें अब काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। जो अमेरिको लाइबेरियन रूल था वो एक तरह से जा चुका है और ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल पावर सिर्फ अब उन्हीं लोगों को मिलेगी जो एज स्लेव्स आए थे अमेरिका से। तो ये सिचुएशन जाके ख़त्म हुई थी भाई 2003 में पीस एग्रीमेंट साइन होने के बाद। लेकिन होटल की जैसे बात करें, होटल अभी भी रेनोवेट नहीं हुआ है, रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हुआ और उसकी सिचुएशन तो भाई ऐसी है। लाइबेरिया के बारे में भाई जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन थी, मैंने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें मैंने मोस्टली आपको बता दी वीडियोस में। थोड़ा सा अपन सिविल वॉर को और डिटेल में डिस्कस कर सकते थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है यार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना भी जो था पसंद आया होगा, जो चीज़ें देखी मज़ा आया होगा। कल संडे का दिन है, कुछ और देख पाए तो कल देखेंगे। अभी चल के ऊपर कुछ खाना खाते हैं भाई। मोनरोविया में काल्दीस कॉफ़ी करके कोई जगह है, शाम को मैं कॉफ़ी पीने आया था और यहाँ पे कार्तिक भाई, हमारे कार्तिक भाई मिलने आए थे। यंग यूट्यूबर भाई, छोटा सा भाई है। और मेरी वीडियो कॉल पे एक बार पहले बात हुई, इनसे ही मोनरोविया रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं भाई, सिर्फ 12-13 साल के गेमिंग वीडियोस बनाते हैं ना। तो कहाँ से सीखी एडिटिंग वगैरह वीडियोस बनानी, कहाँ से आइडिया है? मतलब एडिटिंग का तो मैं खुद से ही सीखा था। हाँ, एक या दो टिप्स मैंने यूट्यूब से सीखा था, हाँ। बाकी सब मैंने खुद से सीखा। तो भाई आए थे अभी इनके साथ कॉफ़ी वॉफ़ी पी और हम सारे बैठे भाई। इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है लाइबेरिया में और काफ़ी मज़ा आया। इंडियन एम्बेसी, इंडियन लोग और वाहिगुरु ट्रैवल भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अभी तक। कल अपन निकलेंगे आइवरी कोस्ट के लिए, सुबह मेरी फ़्लाइट है अभी जान की। यहाँ से अभी कॉफ़ी पी के जाएंगे खाना खाने वगैरह और फिर सोएंगे टाइम से। चलो चलते हैं।